Very good morning to all. Myself Ajay Singh Solanki, Faculty Social Science, Resonance. In the last class, we were studying about the national movement in India, part 2nd, that is given in your module. We have discussed almost 50% part of this chapter, and in today's class, we will continue the remaining part of this chapter. We will revise the Simon Commission, then we will move forward to other topics. Simon Commission 1927 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. साइमन कमीशन 1927 ईयर है इसका जब ये हुआ था. साइमन कमीशन क्या था एक बार देखते हैं. इट वाज अ ग्रुप ऑफ 7 ब्रिटिश मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लेड बाय सर जॉन साइमन. हमने ये लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, बट एक अपना रिवीजन के तौर पे हम इसको अभी वापस ले रहे हैं. साइमन कमीशन क्या था? 7 लोग बाग आए थे. कौन थे वो? ब्रिटिश मेंबर थे वहाँ की पार्लियामेंट के. क्यों आए थे इंडिया में? क्या मकसद था? यहाँ पर किस तरीके से आगे कॉन्स्टिट्यूशन का हमें फ्रेमवर्क बनाना है, कैसे वर्किंग रहेगी गवर्नमेंट की, उन सब के बारे में डिस्कस करने के लिए. टू स्टडी द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999. इस एक्ट के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था. ठीक है. इस एक्ट में भी क्या था कि किस तरीके से आगे इलेक्शंस होने वाले हैं, मेंबर्स को कैसे इलेक्ट करना है, उसके बारे में इन डिटेल बताया था. द कमीशन डिड नॉट इंक्लूड अ सिंगल इंडियन मेंबर. अब दिक्कत क्या आ रही थी? इस कमीशन के अंदर एक भी इंडियन मेंबर नहीं था. तो उस टाइम पर जो कांग्रेस के मेंबर्स थे, जो और नेशनल लीडर्स थे, उन सब ने एक राय बनाई कि भाई इंडिया की वर्किंग के लिए बाहर के मेंबर्स क्यों आ रहे हैं. इट शुड इंक्लूड सम मेंबर फ्रॉम इंडियन पॉलिटिशियंस, या फिर जो भी आपके उस टाइम पे प्रभावशाली व्यक्ति थे उनको इंक्लूड करना चाहिए था. तो सब ने एकजुट होकर के बोला कि हम इसका विरोध करेंगे, और एक नारा दिया गया, गो बैक साइमन. ठीक है. गो बैक साइमन के खूब नारे लगाए गए. उन्होंने जब ये इंडिया के अंदर अराइव हुआ, जब ये लोग आए, तो काली पट्टी बांध करके इनका काफ़ी विरोध किया गया. इन पंजाब, पुलिस लाठी चार्ज एंड एंटी साइमन कमीशन प्रोड्यूस प्रोसेशन लेड बाय लाला लाजपत राय. लाला जी succumbed to the fatal blows he received. The commission published its report in 1930. It proposed the abolition of diarchy and the एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द प्रोविंस. याद करने वाली बात क्या है? साइमन कमीशन कब आया? 1927 में. इसने रिपोर्ट कब दी? 1930 में. अब इसके बाद क्या इसने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया था कि एक तो हमें डायरची, मतलब जो 2 सरकार चल रही थी उसको ख़त्म करना है, बंद करना है, और दूसरा आपका रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा. ठीक है. अगला टॉपिक देखते हैं इसका क्या है. The Nehru Report. The attempt at drafting a constitution by the Indians was done in 1928 by मोतीलाल नेहरू. अब हम बात करें अपने संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ पर हो रही है? 1928 में. सबसे पहले शुरुआत कहाँ पर की गई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा. जब आप हायर क्लासेस में अगर पॉलिटी पढ़ेंगे, सिविक्स पढ़ेंगे, और जब कॉन्स्टिट्यूशन को इन डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी ये फैक्ट आता है कि सबसे पहले इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को लेकर के अपने विचार शुरुआत किसके द्वारा की गई? मोतीलाल नेहरू के द्वारा. ईयर क्या था? 1928. नेहरू रिपोर्ट डिमांडेड अ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, बट द मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द रिपोर्ट. दस द डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस बिकेम मोर प्रोनाउंस. अब नेहरू रिपोर्ट के द्वारा क्या बोला गया कि हमें इंडिया के अंदर डोमिनियन स्टेटस की हम डिमांड करते हैं. अब ये क्या होता है डोमिनियन स्टेटस? मतलब कहीं ना कहीं हमें और ज़्यादा फ्रीडम दी जाए. अभी तक क्या हमने देखा कि ब्रिटिशर्स जो हैं हमारी कंट्री के ऊपर उस टाइम पे राज कर रहे थे, और जनरली जो इंडियंस थे उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट में, या जो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस थे. तो नेहरू जी बोल रहे थे कि हमें एक डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर दो, कि इंटरनली हमें थोड़ा फ्रीडम रहे काम करने के लिए. एक्सटर्नली आप हमारे ऊपर ठीक है कंट्रोल रख रहे हो, पर छोटी मोटी जो रोज़ की चीज़ें हैं या जो वर्किंग हो रही है गवर्नमेंट की, उसके अंदर हमें थोड़ा और फ्रीडम मिल जाए तो बेटर रहेगा. अब आता है आपका लाहौर सेशन. लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस 1929. इन दिसंबर 1929 द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट लाहौर विद जवाहरलाल नेहरू एज द प्रेसिडेंट. जब आप डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को, तो इसके अंदर आप देखेंगे कई सारे सेशन हुए थे कांग्रेस के. उसमें से एक सेशन कौन सा था? अपना लाहौर वाला. ईयर क्या दे रखा है इसके अंदर? 1929. द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज एज इट्स एम. अभी तक क्या कर रहे थे हम? छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर मूवमेंट कर रहे थे. हमेशा बोलते थे कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ करके जाओ, बट लाहौर वाले सेशन के अंदर
आपका पूर्ण स्वराज की मांग रख दी गई कि अब तो हम कंप्लीट आज़ादी लेकर के रहेंगे, अब हम इस छोटे छोटे लेवल पर आपसे बात नहीं करेंगे, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। ये इंपॉर्टेंट है, जब आप NTSC में अपियर होंगे 10th क्लास के अंदर, जब आप पेपर देंगे तो ये वाले क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 10th में रिपीट होगा, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। और अगर आप NTSC आगे अटेम्प्ट करते हैं पेपर तो उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इस चैप्टर का वेटेज, क्योंकि यही चैप्टर आपका 10th में फिर आगे थोड़ा और एलोबरेट वे में आने वाला है। देखते हैं आगे। इट डिसाइडेड टू लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अंडर गांधी जी। 26th of January 1930 was celebrated as Independence Day. Meetings were held all over the India and the Congress tricolor was hoisted. अब यहाँ पर क्या मूवमेंट का नाम आया आपका? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इससे पहले अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब जब गांधी जी NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म कर चुके हैं, क्यों खत्म किया था? चौरी चौरा वाला इंसिडेंट, वहाँ पर पुलिस का जो थाना था उसको जला दिया था ना पब्लिक ने, इसलिए NCM बंद किया। अब नया मूवमेंट चालू हो रहा है, उसका नाम क्या है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और यहाँ पर ही क्या निकल के आ रहा है फैक्ट अपना? कांग्रेस ने अपना ट्राई कलर फहराया था, मतलब कांग्रेस ने भी अपना एक फ्लैग बनाया जो कि कहीं ना कहीं एक सिंबल था। किस चीज़ का? लोगों को एकजुट रखने का, लोगों को जोड़ने का, कहीं ना कहीं लोगों को ये आइडेंटिफाई कराने का कि हम अगर इंडिया के अंदर रह रहे हैं तो हम सब एक हैं। अब इससे क्या होता? कहीं ना कहीं लोग बाग जो बटे हुए थे अलग अलग कम्युनिटीज़ में, सारे एक साथ आते और ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। चलो और डिटेल में पढ़ते हैं अपन। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CDM। द डांडी मार्च 1930। The British government had a monopoly on salt production and had imposed a tax on salt, an essential commodity for rich and poor alike. अब डांडी मार्च की अपन बात करें इससे पहले अपन एक फैक्ट ले लेते हैं यहाँ पे। महात्मा गांधी ने एक लेटर लिखा, उसके अंदर 11 डिमांड्स थी महात्मा गांधी की तरफ से। उसमें से एक डिमांड ये भी थी कि भाई आप जो नमक के ऊपर टैक्स लगा रहे हो उसको ख़त्म करो, क्योंकि नमक जो है, सॉल्ट जो है, वो एक बेसिक कमोडिटी है, हर कोई उसको यूज़ करता है, आप इस पर टैक्स ना लें। बट ब्रिटिशर्स हर बार की तरह उनकी मांग नहीं मानी, तो जो गांधी जी थे इससे खफा हुए और उन्होंने फैसला किया कि मैं यहाँ से क्या करूँगा, अपने आश्रम से अब खुद जा कर के नमक बनाऊँगा और सॉल्ट का जो कानून था उसको तोड़ूँगा। देखते हैं आगे क्या किया इन्होंने। ऑन 12th of March 1930, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स या 1 मार्क्स में पेपर में पूछा जाता है। महात्मा गांधी along with 78 volunteers began his famous दांडी मार्च। 12th March 1930, इंपॉर्टेंट पार्ट दूसरा क्या है? कितने लोग साथ में लेकर चले थे? 78। तो शुरुआत है, जब जैसे जैसे गांधी जी आगे बढ़े उनके साथ हजारों लोग जुड़ते चले गए। जिस जिस जगह से भी वो मूवमेंट कर रहे थे अपना, वुमेन, मैन, छोटे बच्चे, जो भी उनके साथ, जो भी उनके सपोर्टर्स थे उनके साथ आगे बढ़ते चले गए। फ्रॉम साबरमती आश्रम टू द कोस्टल टाउन ऑफ डांडी, गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स कवर्ड ऑन फुट अ डिस्टेंस ऑफ 375 किलोमीटर इन 24 डेज। 24 दिन में 375 किलोमीटर गांधी जी पैदल चले थे। किस चीज़ के लिए? नमक कानून को तोड़ने के लिए, सॉल्ट लॉ को। ही रीच्ड डांडी ऑन 6th of April एंड वायलेटेड द लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट। दिस वॉज बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपका पेपर में कि विच मूवमेंट या विच इंसिडेंट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो आंसर क्या रहेगा आपका? डांडी मार्च। ठीक है, आगे देखते हैं अपना गांधी इरविन पैक्ट 1931। अब ऊपर अपन ने देख लिया कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया और नमक उन्होंने क्या किया? समुद्र से पानी लिया, उसको गर्म किया, उससे आपका एवोपरेट किया तो नमक बन गया। कहीं ना कहीं ये लोगों को और हिम्मत दे रहा था कि अगर हम लोग एकजुट होकर के ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे तो ब्रिटिशर्स आज नहीं तो कल जरूर इंडिया छोड़ करके चले जाएंगे। और गांधी जी ने इसको काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम दिया, इस तरह की अलग अलग एक्टिविटीज़, इस तरह के अलग अलग मूवमेंट्स इनिशिएट करके। आगे देखते हैं अपना गांधी इरविन पैक्ट। इन सच अ वोलेटाइल सिचुएशन द ब्रिटिश डिसाइडेड टू नेगोशिएट विद गांधी जी। इन 1931 अ पॉलिटिकल एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन इन discontinuation of the civil disobedience movement by the Indian National Congress।
अब गांधी जी के साथ लॉर्ड इरविन ने एक पैक्ट साइन किया। पैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो आप सरल भाषा में। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कारण क्या था, वो चाहते थे कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है उसको कैसे भी करके हम ख़त्म कर दें। तो कुछ मांगे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब अपन दो पार्टीज़ मिलकर के कोई नेगोशिएशन करती हैं तो दोनों का कोई ना कोई फ़ायदा होता है और कुछ बातें रखी जाती हैं। देखते हैं क्या इसके अंदर पॉइंट्स रखे गए। पहला, पार्टिसिपेशन बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करेगी, आपका जो गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है बाहर इंग्लैंड में, वहाँ पर क्या करेंगे, इसको कोई ना कोई इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। जनरली कौन करेगा पार्टिसिपेट, गांधी जी गए थे रिप्रेजेंट करने के लिए। रिलीज ऑफ प्रिजनर्स अरेस्टेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द CDM। अब दूसरी मांग क्या रखी गई कि जो प्रिजनर्स को ब्रिटिशर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर अरेस्ट कर लिया था उनको आप रिहा कर दीजिए। और तीसरा, द रिमूवल ऑफ द टैक्स ऑन सॉल्ट। इंडियन वर्स नाउ अलाउड टू प्रोड्यूस एंड सेल सॉल्ट लीगली एंड फॉर देयर ओन प्राइवेट यूज़। तो ये तीन मांगे रखी गई। पहला, हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। दूसरा, जिन प्रिजनर्स को, मतलब जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत, उनको आप रिहा कर दीजिए। और तीसरा, नमक पर जो आपने कानून बना रखा है उसको पीछे करिए, उसको बंद करिए, ताकि लोग बाग अब लीगली क्या कर सके, सॉल्ट बनाएं, सेल करें और ख़ुद के प्राइवेट के यूज़ के लिए भी उसको अपने घरों पे रिजर्व रख सकें। आगे देखते हैं, कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931। इन 1931 द कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड एट कराची। अब उस टाइम पर पाकिस्तान तो बना नहीं था, इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे, तो कांग्रेस का सेशन कहाँ पर हुआ, 31 में कराची में। क्या क्या डिसीजंस लिए गए इस सेशन के अंदर देखते हैं। पहला, जो गांधी इरविन पैक्ट था उसको अप्रूव कर दिया गया। दूसरा, अ रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिकल पॉलिसी वॉज पास्ड। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव किसी चीज़ का। तो रेजोल्यूशन पास किया गया कि अब सिटीजन्स के कुछ फंडामेंटल राइट्स रहेंगे और वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि किसी को ज़बरदस्ती गिरफ्तार ना करें या किसी के साथ भेदभाव ना करें। इस तरह के रेजोल्यूशन को पास किया गया कराची सेशन में। तीसरा, अ प्लान फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज आउटलाइंड। अब इंडिपेंडेंस के बाद कहीं ना कहीं आज़ादी मिलेगी ब्रिटिशर से, उसके बाद इंडियन सोसाइटी किस तरीके से आगे ऑपरेट करेगी, कैसे यहाँ पर कम्युनिटीज़ को डिवाइड किया जाएगा, इसके बारे में भी एक विचारधारा रखी गई। कहीं ना कहीं बातचीत शुरुआत हुई थी कि आज़ादी के बाद इंडियन सोसाइटी की क्या रूपरेखा रहने वाली है। नेक्स्ट आता है हमारा द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया ऊपर, अब सेकंड की बात करते हैं। गांधी जी रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द सेकंड राउंड टेबल कांग्रेस हेल्ड एट लंदन इन 1931। तो जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पर हुई, लंदन में। किस ईयर में हुई, 1931 में। हाउएवर द कॉन्फ्रेंस एंडेड इन अ फेलियर एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़ एंड द प्रिंसली स्टेट्स। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड के अंदर गांधी जी गए, वहाँ पर उन्होंने अपने भी कुछ बातें रखी। और ये कॉन्फ्रेंस जो थी फेलियर के अंदर क्यों कन्वर्ट हो गई, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने केवल फोकस किस चीज़ पे किया, माइनॉरिटीज़ के राइट पे और प्रिंसली स्टेट पे। इंस्टेड ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया एंड रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड सून ही वॉज अरेस्टेड। और जब गांधी जी गए लंदन में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, वहाँ पर उनकी बात नहीं मानी गई। जब वो डिसअपॉइंटेड लौटे इंडिया में तो उन्होंने वापस से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया और जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं, अब आएगा आपका पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या था देखते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैज़ बीन डिमांडिंग अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द अनटचेबल्स, जिनको हम हरिजन्स भी कहते थे। हरिजन्स किसने नाम दिया, गांधी जी ने। हरिजन का मतलब जो लोग आपके भगवान को प्रिय हैं, हरि के जन। गांधी जी स्ट्रांगली अपोज्ड दिस एज ही बिलीव्ड इट वुड वीकन द नेशनल मूवमेंट एंड डिसइंटीग्रेट द हिंदू सोसाइटी। अब B.R. अम्बेडकर को ये बात पता थी कि जो लोग आपके दलित हैं या जो लोग रिजर्व क्लास में से आते हैं उनको सोसाइटी में आगे लाने के लिए कहीं ना कहीं उनका भी रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है अलग अलग इलेक्शंस जो होते हैं उसके अंदर। वरना जो आपका
रिजर्व क्लास है वो कभी भी आगे नहीं आ पाएगी। तो बी आर अम्बेडकर ने ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना इन लोगों की कुछ सीट्स रिजर्व कर दी जाए जो भी आपके इलेक्शंस हो रहे हैं, ताकि पर्टिकुलर सोसाइटी के जो भी लोग बाग चुन करके आएंगे वो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मांग है, उनको ईजी वे में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। बट गांधी जी इस बात से सहमत नहीं हुए कि आप इस तरीके से अगर अपना एक अलग रिप्रेजेंटेशन लोगे, हम अपने तरफ से एक अलग रिप्रेजेंटेशन रखेंगे, मतलब कहीं ना कहीं लोगों की सीट्स रिजर्व हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, सोसाइटी डिसइंटीग्रेट होएगी। बट कहीं ना कहीं बाद में क्या देखेंगे अपन इसके अंदर कि मान गए थे गांधी जी। देखते हैं अपन, गांधी जी imprisoned at यरवदा जेल इन पुणे went on a hunger strike to oppose the move। अब गांधी जी जो कि यरवदा जेल में थे पुणे में, वो भूख हड़ताल पे बैठ गए कि मैं इस तरीके का बंटवारा नहीं होने दूंगा। फाइनली compromise was reached on 24th of September 1932 when the पूना पैक्ट was signed। और बाद में गांधी जी मान गए थे, पूना पैक्ट साइन हुआ कब हुआ, आपका 24 सितंबर 1932 को। By this pact, it was decided to have seats reserved for the depressed classes out of the general electorate seats in the provincial legislature। अब इस पैक्ट के द्वारा क्या डिसाइड किया गया कि जो रिजर्व क्लास हैं उनके लिए सीट्स आपकी रिजर्व रखी जाएंगी। कौन से इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शंस में, या जो आपका प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बना हुआ है उसके अंदर। आगे देखते हैं आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। The British passed the Government of Act in 1935 which had the following features। क्या क्या फीचर्स थे देखते हैं। पहला फीचर क्या था, The Act suggested the creation of All India Federation of British Indian Provinces and Indian State। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का पहला फीचर क्या बता रहे हैं कि हमें एक फेडरेशन बनाना है जिसके अंदर जो भी अलग अलग आपकी स्टेट्स हैं उनका प्रॉपरली एक ब्यौरा हो, उनका एक डिस्क्रिप्शन हो, कौन सी स्टेट का कितना एरिया निकल करके आ रहा है और उसका एक पूरा डेटा तैयार हो जाए। दूसरा, द सिस्टम ऑफ डायरची वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर। रिजर्व सब्जेक्ट सच एज डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर जनरल एंड द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर जनरल ऑन एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स हु वर आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। तो वापस से आपका डायरची वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया और इसके अंदर जो आपके मेजर टॉपिक्स थे जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, वो गवर्नर जनरल खुद एडमिनिस्टर करेंगे और इसके अलावा जो बेसिक सब्जेक्ट थे वो गवर्नर जनरल गवर्न करेंगे, पर वो एडवाइस ले लेंगे किससे, मिनिस्टर्स जो कि लेजिस्लेचर के अंदर आपके प्रेजेंट थे। आगे देखते हैं, द सेंट्रल लेजिस्लेचर वॉज टू बी बायकैमरल, द टू हाउसेज बीइंग द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द फेडरल असेंबली। तो आपका जो सेंट्रल लेजिस्लेचर रहने वाला है, जैसे कि अगर अपन अभी की बात करें तो आपकी लोकसभा राज्यसभा है, ऐसे ही तब उस टाइम का जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था वो बायकैमरल रहने वाला था, मतलब उसमें दो हाउसेज रहेंगे। यूनिकैमरल मतलब एक हाउस, बायकैमरल मतलब दो हाउस। तो एक का हाउस का नाम क्या रहेगा, काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरे का क्या रहेगा, फेडरल असेंबली। आगे देखते हैं, ऑटोनॉमी वॉज ग्रांटेड टू द प्रोविंसेस। इन द provinces, the governor could carry out the administration with the help of ministers belonging to the majority party in the legislature। अब ऑटोनॉमी का मतलब जो प्रोविंसेस थी कहीं ना कहीं उनको फ्रीडम ग्रांट की गई कि वो लोग अपने हिसाब से थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। वो लोग का मतलब कौन है यहाँ पे, जो गवर्नर है, ठीक है। द गवर्नर ऑल्सो एन्जॉयड स्पेशल पावर सच एज फुल कंट्रोल ओवर द सिविल सर्विस एंड द पुलिस। He could also veto the bills passed by the legislature। तो गवर्नर्स की पावर को यहाँ पे आपका और इम्प्रूव किया गया, उनको बढ़ाया गया। उनके पास पावर्स थी कि उस सिविल सर्विसेज के अंदर जो मेंबर्स हैं, जो आपकी पुलिस हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन। 1942 मार्च में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स केम टू इंडिया टू सीक द सपोर्ट ऑफ इंडियन लीडर्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था वर्ल्ड में और उसमें सपोर्ट के लिए क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को यहाँ पर भेजा गया था। इनके साथ पैथिक लॉरेंस भी आए थे और भी मेंबर आए थे, एक उनका नाम अभी मुझे याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। द मिशन प्रपोज्ड, अब मिशन ने क्या बात रखी, आफ्टर द वॉर वॉज ओवर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम डोमिनियन स्टेटस रखेंगे कंट्री के लिए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है कि इंटरनली पावर रहेगी, जो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट है, जो कांग्रेस है, जो उनके लीडर्स हैं उनके पास, बट
आपके जो फाइनल डिसीजंस लेंगे वो कौन लेगा? सेंट्रल, जो आप सेंट्रल मतलब जो ब्रिटिश के अंदर जो बैठे हुए ऑफिशियल्स वो इसका डिसीजन लेने वाले हैं। सेकेंड इज इट गेव द प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स द चॉइस ऑफ joining the Indian Union and remaining independent. The proposal was rejected by both the Congress and the Muslim League. Thus, the mission was a failure. Gandhiji called it a post-dated check on a failing bank. अब उन्होंने जो प्रोविंसेस थी और जो प्रिंसली स्टेट थी उनको चॉइस दी थी कि वो या तो इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, मतलब आज़ादी के बाद या तो पर्टिकुलर कोई स्टेट रहेगी वो इंडिपेंडेंट रहेगी या इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपना जम्मू कश्मीर था, अपना हैदराबाद वाला पार्ट था। यहाँ पर क्या हुआ था, आज़ादी के बाद क्या हुआ था कि इनको आपका इंडिपेंडेंट रहने, मतलब ब्रिटिशर्स जब छोड़ के गए थे तो उन्होंने बोला था कि आप जो आपकी स्टेट्स रहेगी, प्रिंसली स्टेट्स रहेगी, या तो वो आज़ाद रहें या फिर वो क्या करें, इंडिया को ज्वाइन कर लें। तो इसका गांधी जी ने विरोध किया था और क्या बोला था इस मिशन को कि एक पोस्ट डेटेड चेक है ऑन अ फेलिंग बैंक, मतलब इसका कुछ भी आगे क्या कह सकते हैं आप, फ़ायदा नहीं होने वाला है इंडिया को। नेक्स्ट है आपका द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। आफ्टर द क्रिप्स मिशन फेल्ड, द कांग्रेस डिसाइडेड टू लॉन्च द थर्ड मासिव मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। थर्ड मतलब पहले कौन से थे, एक तो था आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और थर्ड अब चालू कर रहे हैं अपन क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। और इन अगस्त 1942 गांधी जी गेव द स्लोगन क्विट इंडिया। द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी met on 8th of August 1942 at Mumbai and passed the Quit India resolution, which proposed the starting of a movement, starting of a non-violent mass struggle under Gandhi ji. The resolution demanded the immediate end of British rule in India. Gandhi ji gave the mantra or slogan do or die. तो क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर एक काफ़ी मासिव लेवल पे इंडियंस जो थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने गांधी जी की लीडरशिप के अंदर एक नया मूवमेंट चालू किया। और इस टाइम पे गांधी जी ने एक नया स्लोगन दिया था। क्या स्लोगन था? डू और डाई, करो या मरो, या तो आप मूवमेंट में आप साथ दीजिए या अल्टीमेटली हमें फाइनल अब वॉर लड़ना है, एक लड़ाई लड़नी है। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे अत्याचार करे इंडियंस के ऊपर, कई बार धोखा दिया। गांधी जी खुद जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए लंदन तो उनको भी वहाँ पर फेलियर ही मिला। तो कहीं ना कहीं अब जो तेवर थे, जो आपके एक जो कह सकते हो आप जो डिमांड्स थी, वो कहीं ना कहीं और थोड़ी सी वायलेंट दिख रही थी यहाँ पे। आगे देखते हैं अपना कैबिनेट मिशन प्लान 1946। A sudden change in the attitude was seen in the British government as the Conservative Party under Winston Churchill lost the election and the Labour Party under Clement Attlee came to power. Attlee declared that the British would quit India by June 1948. तो जब एटली जो लेबर पार्टी के लीडर थे उन्होंने चुनाव जीता वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि बाय जून 1948 ब्रिटिश जो हैं वो इंडिया को छोड़ देंगे। इन मई 1945 द वेवल प्लान was suggested by Lord Wavell to break the political deadlock in India. However, a conference of the prominent leaders of all the major political parties of India was held at Shimla in 1946. It was a failure because Jinnah गिड ऑन द क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो पाकिस्तान वाले मुद्दे पर अड़ गए थे यहाँ पे कि भाई हमें तो अगला अलग से एक कंट्री बनानी है पाकिस्तान, हम इंडिया के साथ नहीं रहेंगे। आज़ादी के बाद बंटवारा करेंगे, दो कंट्रीज़ बनेंगी, एक इंडिया रहेगा और एक पाकिस्तान का हम फॉर्मेशन करेंगे। द माउंटबेटन प्लान 1947। ऑन March 24, 1947 Lord Mountbatten was appointed as the Viceroy of India amidst a highly volatile situation. He arrived in India on 3rd of June 1947, presented a plan for the next division of India into two independent states. First was the Indian Union and the second was Pakistan. Indian states were given the right to decide their own future. Pakistan consisted of West Punjab,
ईस्ट बंगाल दैट इज़ बांग्लादेश, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो जब यहाँ पर माउंटबेटन आए तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि हम इंडिया को 2 टुकड़ों में कर देंगे। पहला तो आपका इंडिया रहेगा और इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट था उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। द प्रोविंसेस ऑफ द माउंटबेटन प्लान वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट विच वॉज पास्ड एज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो माउंटबेटन प्लान के तहत जब इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये प्लान, तो वहाँ पर पास कर दिया गया इसको एज द नेम अंडर द नेम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। द डिटेल्स ऑफ पावर ट्रांसफर अमंगस्ट द न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर प्रोनाउंस्ड इन दिस एक्ट। इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन 15th of August 1947. The Constituent Assembly started working as the national parliament. The members took a pledge to devote themselves to the service of India. Under progress, the Indian tricolor was hoisted on the historic Red Fort, and a new chapter began in the history of India. तो क्या बताया गया यहाँ पे 15th of August को हमारी इंडिया आज़ाद हो गई। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बनी थी, उसने अपना काम चालू कर दिया। किस चीज़ के लिए, किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, किस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर आगे वर्किंग रहेगी। इसके अलावा आपका जो रेड फोर्ट था उसके ऊपर हमारा ट्राई कलर फ्लैग को फहराया गया। नेक्स्ट आई थिंक ये लास्ट टॉपिक था हमारा। चलिए यहीं पर हमारा टॉपिक एंड होता है। थैंक यू।